नमस्कार, जीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत स्लोवाकिया साझेदारी को मिली नई उड़ान। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौते। प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने आपसी संबंध सहयोगों के नए क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर सरकार की नजर। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी का पर्याप्त भंडार। 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी कैरियर दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को किया सुरक्षित पार। ओमान में फंसे 20 भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौटे। 11 जून को हमले के बाद चलाया गया विशेष बचाव अभियान। भारतीय चालक दल के सदस्यों ने जताया सरकार का आभार। 21 जून को योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। कोलकाता के रेड रोड पर होगा मुख्य समारोह। देश में 100 प्रसिद्ध स्थलों पर होगा विशेष आयोजन। और फीफा विश्व कप में आज के पड़े टीम का डेब्यू मैच। 2010 की चैंपियन स्पेन से होगा सामना। वहीं देर रात बेल्जियम के सामने मिस्र की चुनौती। भारत स्लोवाकिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने दोनों देशों के आपसी संबंधों, सहयोग के नए क्षेत्रों, आपसी सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वहीं दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में एक लेटर ऑफ इंटेंट साझा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री फिको ने संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों के रिश्तों को समग्र रणनीतिक साझेदारी में बदलने की घोषणा की। मेरी ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रीन टेक, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में बहुत संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच भविष्य के संबंधों का प्रमुख स्तंभ तकनीक है। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है। हमारा मानना है कि एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं, बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। सांस्कृतिक रिश्तों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों के बीच संबंधों का ये एक बड़ा स्तंभ है। भारत स्लोवाक के बीच पेशेवर और कुशल लोगों की आवाजाही बढ़ाने के लिए मोबिलिटी को लेकर एमओयू हुआ। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत के प्राचीन उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया जाना हमारी सांस्कृतिक निकटता का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर एमओयू की घोषणा की है।
स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने संबंधों को समग्र रणनीतिक साझेदारी के रूप में बदलने पर खुशी जताई। उन्होंने रक्षा, डिजिटल क्षेत्र में भारत के सहयोग को लेकर अपनी आकांक्षाओं को साझा किया। Today we agreed with the Prime Minister on elevating the cooperation between Slovakia and India to a cooperation which we can call comprehensive or strategic collaboration, the area of exchange of experience when it comes to digitalization and use of AI. You are becoming the world leader, and Slovakia is interested, and therefore I will ask the respective ministry to be active and to use this possibility. I'm also interested in a cooperation in the field of defense industry, where we have quite a lot of opportunities. विदेश यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति केवल बैठकों, समझौतों और द्विपक्षीय वार्ताओं तक सीमित नहीं रहती। उनकी यात्राओं का एक ऐसा पक्ष भी है जो इतिहास, स्मृति और सम्मान से जुड़ा हुआ है। इसी कड़ी में स्लोवाकिया में पीएम मोदी ने ऑफ द अननोन सोल्जर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में डेन्यूब नदी के किनारे स्थित टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह स्मारक देशभक्ति, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का एक प्रेरणादायी प्रतीक है। यह स्मारक उन वीर सैनिकों की स्मृति को समर्पित है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इस स्मारक के नीचे प्रथम चेकोस्लोवाक सेना के अज्ञात सैनिकों के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्पेथियन डुक्ला अभियान में अपने प्राणों की आहुति दी थी। वर्ष 2022 में स्थापित यह स्मारक राष्ट्र की सामूहिक स्मृति और सैनिकों के अदम्य साहस का जीवंत प्रतीक बन चुका है। स्मारक के चारों ओर अंकित शब्द इसकी भावना को और भी गहराई देते हैं। जो लोग बिना नाम के वीर गति को प्राप्त हुए, वे सभी हमारे भाई हैं और इसलिए उन सब का एक ही नाम है, अज्ञात सैनिक। ब्रातिस्लावा से चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक कूटनीति के केंद्र में हैं। फ्रांस के एवियन में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत सिर्फ एक आमंत्रित देश नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज बनकर पहुंचा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विशेष निमंत्रण पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतें अब भारत के बिना वैश्विक चुनौतियों का समाधान नहीं खोज सकती। फ्रांस में एवियन से संवाददाता अजय मिश्र की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जब दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह यानी G7 बैठक करता है तो भारत उसका सदस्य नहीं होने के बावजूद चर्चा के केंद्र में दिखाई देता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें 2019 से लगातार G7 शिखर सम्मेलनों में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2026 के साथ प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं G7 की भागीदारी होगी। ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। खुद G7 की चर्चा से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि G7 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी वैश्विक समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगाती है। India and Prime Minister Modi can become a very, very powerful partner within G7 and then also other processes. And I think it's a good sign also that the Prime Minister is coming to Evian to attend the G7 summit in Evian in France, together with the heads of states there, and to further build the bridge beyond the G7 presidency in 2026. This G7 summit will be followed undoubtedly by other meetings across the year. But we are also in a context where the UN is being renewed and where tensions all across the globe are important. Hence, development is about the people, development is also about peace, development is also about security, and all those questions are extremely important. And last but not least, the cooperation between G7 and other countries, especially the BRICS presidency of India, is of tantamount importance to help solve very complex equations, but also to help build and renew enduring cooperation in the world.
2019 में बियारित्ज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग और जलवायु परिवर्तन पर भारत के प्रयासों को प्रमुखता से रखा। साल 2020 में कोविड महामारी की वजह से वर्चुअल माध्यम से G7 की बैठक में चर्चा की गई। इसके बाद 2021 में कार्डवाल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी से निपटने, वैक्सीन सहयोग और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर दिया। साल 2022 में जर्मनी के अल्माउ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत ने संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने की वकालत की। 2023 में जापान के हिरोशिमा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों की चिंताओं को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में उचित स्थान मिलना चाहिए। इसी सम्मेलन के दौरान क्वाड देशों की बैठक भी हुई और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साल 2024 में इटली के अपुलिया सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक प्रमुख विषय था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तकनीक पर कुछ देशों या कंपनियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और AI को मानवता के हित में उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने समावेशी और जिम्मेदार AI की आवश्यकता पर बल दिया। साल 2025 में कनाडा के G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सहयोग जैसे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। अब 2026 में फ्रांस की अध्यक्षता वाले G7 सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक असंतुलन, AI गवर्नेंस, व्यापार, निवेश और भू राजनीतिक तनाव प्रमुख मुद्दे हैं। फ्रांस ने भारत को न केवल सम्मेलन में बल्कि उसकी तैयारियों में भी सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। G7 शिखर सम्मेलन के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश देते आए हैं। चाहे ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना हो, तकनीक के लोकतांत्रिकरण पर बढ़ावा देना हो या फिर समावेशी विकास पर जोर, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी की समस्याओं का समाधान केवल विकसित देश मिलकर नहीं कर सकते, विकासशील देशों को एक साथ लेकर के चलना होगा। G7 शिखर सम्मेलनों के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस बात को दिखाती है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने में भी उसकी बड़ी भूमिका है। फ्रांस के एवन शहर से अजय मिश्र, DD न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। भारतीय ध्वज वाला LNG वाहक पोत दिशा सुरक्षित रूप से हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार कर चुका है। पिछले 3 महीनों से अधिक समय में युद्ध प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकलने वाला ये पहला भारतीय ध्वज वाला LNG पोत है। पोत शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसमें 62,370 मीट्रिक टन LNG कार्गो है। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार ये पोत 18 जून तक गुजरात के इस बंदरगाह पहुंच सकता है। मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महानिदेशालय, नौवहन, विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशन और शिपिंग कंपनियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष ने पिछले 96 घंटों में हजारों कॉल और ईमेल का निपटारा किया। वहीं अब तक 3,587 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी भी सुनिश्चित की जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी बंदरगाहों पर परिचालन सामान्य है और कहीं भी जाम जैसी स्थिति नहीं है। About 10 Indian flag and 5 foreign flag, including today, have crossed the Strait of Hormuz safely, and the last one would be coming to India as part of that list on 18th, expected. The vessel, as per our input, is Bokem Marengo. It's a Hong Kong flagged oil slant chemical tankers, and all Indians on board remain safe. With respect to assistance to Indian seafarers in distress, Ministry sees of the matter, and the vessel has come ashore yesterday, 14 June, and the mortal remains have been transported back to Oman for further repatriation to India. More than 3,500 seafarers have been safely repatriated. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आश्वस्त किया है कि भारत में पेट्रोल, डीजल और LPG की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश के सभी रिफाइनरियां अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रही हैं और पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार भी उपलब्ध हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि यदि हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र की तनाव और संघर्ष की स्थिति समाप्त होती है तो ये सभी देशों के हित में होगा और वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति को और अधिक सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। Rollout of the flex fuel 48 retail outlets पर already flex fuel is available or this number will increase to 500 by December 26 and 5,000 by December 27. Cooking gas cylinder पर अभी भी under recovery close to 700 rupees है हर एक सिलेंडर के ऊपर और MS के ऊपर लगभग 3 रुपये और डीजल के ऊपर लगभग 27 रुपये है। हॉर्मुज के संबंध में तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर वहाँ पे इशू रिजॉल्व होता है सभी के लिए अच्छा है, सप्लाईज डेफिनेटली इम्प्रूव होंगी। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव वंदना प्रेषी ने कहा कि वर्तमान में देश में उर्वरकों की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य है और आगामी खरीफ सीजन की मांग को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी उर्वरकों की आपूर्ति सुचारू और पर्याप्त बनी रहेगी। Total stock position as on today is 196.65 and the farmers have already used 102.78 which is 27% of the requirement. How much we are planning to import? So 50 LMT we have already done, 17 RFP has been floated and it is in the process of finalization for urea. We are totally completely prepared for the Kharif season. We know the department does not anticipate any problem in the season, and we are keenly watching the international and national unfolding in international and national scenario. उत्तर प्रदेश के विमानन इतिहास में आज एक नया और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली एनसीआर क्षेत्रों के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। इस एयरपोर्ट को यात्रियों की सुविधा और टेक्नोलॉजी पर खास ध्यान देते हुए डिज़ाइन किया गया है। इस विशेष अवसर पर नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत की कनेक्टिविटी, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक परियोजना बताया था। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई दी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान के गबन से जुड़े मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी एसआईटी अयोध्या पहुंच गई है। ये कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उठाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के आग्रह पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस एसआईटी का गठन किया गया था। जांच टीम में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। एसआईटी को 15 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान अयोध्या के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहेंगे। ये मामला राम मंदिर निर्माण से जुड़े दान फंड में कथित वित्तीय अनियमितताओं और गबन के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें दान राशि के उपयोग में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने के बाद जांच समिति गठित की गई थी। और अब लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए डीजी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की जांच की आंच अब तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। इसी सिलसिले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी आज कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी के दफ्तर में पेश हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध धन लेन देन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर उनसे लंबी पूछताछ कर रही है। ये पूरा मामला साल 2016 से 2018 के बीच हुए शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर पैसों के बदले अवैध रूप से नियुक्तियां बांटी गई। जांच में मेरिट लिस्ट में हेरफेर करने, अंकों में गड़बड़ी करने और फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने जैसे बेहद गंभीर वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं।
कोलकाता हाईकोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियां इस नेटवर्क को खंगालने में सक्रिय हैं। इस बड़े घोटाले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी सहित कई अन्य रसूखदार लोगों पर पहले ही बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। और पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की सबसे बड़ी कवायद शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पंजाब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR 2026 के तहत मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाएगा। इस अभियान का मकसद फर्जी, डुप्लीकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाकर चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना है। इस प्रक्रिया के तहत आज से BLOs की ट्रेनिंग कराई जा रही है, जो 24 जून तक चलेगी। इसके बाद 25 जून से बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाताओं की तस्दीक करेंगे। इस दौरान मतदाताओं से निर्धारित प्रपत्र भरवाए जाएंगे और जरूरी दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार पंजाब में करीब 2 करोड़ 14 लाख से अधिक मतदाता हैं। इन सभी मतदाताओं के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए हजारों BLO और चुनाव कर्मचारी मैदान में उतरेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाताओं के नाम ही शामिल रहें। चुनाव आयोग के मुताबिक तेजी से हो रहे शहरीकरण, लोगों के पलायन, नए मतदाताओं के जुड़ने और मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ये प्रक्रिया जरूरी है। विशेष अभियान के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिस पर दावे और आपत्तियां भी दर्ज कराई जा सकेंगी। 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG 2026 परीक्षा के लिए अब तक करीब 4 लाख अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। हालांकि कई अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान तकनीकी गड़बड़ी और सर्वर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी टीमें लगातार इसे दूर करने में जुटी हुई हैं। एजेंसी के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द एडमिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और सभी उम्मीदवारों को समय रहते प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। एजेंसी ने तकनीकी समस्या के कारण हुई असुविधा को लेकर खेद भी व्यक्त किया। नीट UG 2026 परीक्षा के माध्यम से छात्र छात्राओं को मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में योग दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि योग एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है और ये स्वस्थ जीवन और दीर्घायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। इसके साथ ही हुगली नदी पर 500 नावों पर एक साथ योग अभ्यास का भी विशेष कार्यक्रम रखा गया है। नई दिल्ली में आज से 3 दिवसीय इंडिया स्पेस कांग्रेस 2026 का आयोजन शुरू हो गया है। 15 से 17 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी SIA इंडिया कर रही है। सम्मेलन में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े प्रमुख विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस दौरान भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य, निजी क्षेत्र की भागीदारी, निवेश के अवसरों और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन का उद्देश्य नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करना है। कार्यक्रम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के निदेशक डॉक्टर शैलेश नायक सहित इसरो और अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मिशन आधारित मॉडल से बाजार आधारित अवसरों की ओर ले जाने की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस साल करीबन 24 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है, करीबन 500 डेलीगेट है, 200 स्पीकर है। हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव कॉन्फ्रेंस का ये है कि हम लोग दूसरे कंट्रीज़ के साथ कैसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं। हमारे पास करीबन 700 कंपनियां हैं, जिसमें 400 स्पेस स्टार्टअप्स हैं। इस 400 स्पेस स्टार्टअप्स हैं, सबके अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाइनअप है, जो है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया जाता है। उसमें हमारे जो 3 दिन का जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन के अंदर में काफ़ी टेक्निकल चीज़ों पे डिस्कशन होगा, कोलैबोरेशन होगा। उसमें हमारे को उम्मीद है कुछ MOU भी साइन होंगे इंडस्ट्री के साथ में, और इसकी जो डिस्कशन होगी, जो डेलिब्रेशंस होगी, उसकी कोई रिकमेंडेशंस आती है, वो रिकमेंडेशन सरकार तक पहुँचाएंगे ताकि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसकी मदद कर सके।
मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा, पिछले एक दशक में विज्ञान को प्रयोगशालाओं तक सीमित रखने के बजाय आम लोगों के जीवन से जोड़ा गया है। बायो इकोनॉमी, बायोटेक स्टार्टअप्स, मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता, बढ़ते स्पेस स्टार्टअप्स और भविष्य के गगनयान मिशन को देश की वैज्ञानिक क्षमता का प्रमाण बताया। आप देखिए ये खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले एक दशक में विज्ञान को प्रयोगशालाओं से निकालकर आम लोगों के जीवन से जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि 2014 में भारत की बायो इकोनॉमी करीब $10 बिलियन थी, जो बढ़कर $193 बिलियन से अधिक हो चुकी है। वहीं बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या 55 से बढ़कर 11,000 से ज्यादा हो गई है। मंत्री ने कहा कि बायो E3 नीति, उद्योगों के साथ साझेदारी और नवाचारों ने भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाई है। We were among the first in the world to have an exclusive biotechnology policy called Bio E3, biotechnology for environment, for economy, for employment. And that has given the fillip. In 2014, the bioeconomy of this country was just $10 billion. That is something to be noted. Today, we are more than $193 billion. Multiple times increase. And by 2030, we hope to be $300 billion. This means not only we have improved quantitatively, the pace of our graph's ascent has also increased. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञान की सफलता अब सीधे लोगों के जीवन में दिखाई दे रही है, जबकि स्टील स्लैग तकनीक ने औद्योगिक कचरे को सड़क निर्माण के उपयोगी संसाधन में बदल दिया है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आया है। 2014 में 17 डॉपलर रडार थे, जो अब 50 हो चुके हैं। लाइटनिंग सेंसर 0 से बढ़कर 102 और मौसम सेवाएं 300 शहरों से बढ़कर 1704 शहरों तक पहुंच गई हैं। We had only 17 radars, weather radars in this country in 2014. These are the pickup points. Today we have 50 and more, 50 more are going to be added through mission bosses. We're going to have 100. In 2014, we did not have a single lightning sensor in this country. Today, we have 102, and we are in the process of expansion. We had never attended to that area at all. मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई। स्पेस सेक्टर में सुधारों के बाद देश में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 400 के पार पहुंच गई है। चंद्रयान